गुड मॉर्निंग। मेरे विश्व एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा पढ़ा था। व्युत्क्रम आयु एवं व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा और किसी दी गई वर्ग आयु की सहखंडज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में अपन पढ़ लिया था। आज अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए व्युत्क्रम आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है व्युत्क्रम आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय। तो व्युत्क्रम आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। उन प्रमेयों का आपको कथन भी याद रखना है और उनका प्रूफ भी याद रखना है। कई बार इन प्रमेय का आपको सिद्ध भी करवा लेता है, तो इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। तो अपन सबसे पहले प्रमेय नंबर 1 देखेंगे। प्रमेय नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या है? व्युत्क्रम आयु से संबंधित पहली जो प्रमेय है उसका कथन क्या है? उसका कथन सुनिए कि किसी वर्ग आयु ए को व्युत्क्रमणीय आयु होने के लिए आवश्यक किसी वर्ग आयु ए को व्युत्क्रमणीय आयु होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि क्या है? किस आयु ए से संबंधित जो सारणिक है, अर्थात आयु ए की जो सारणिक है उसका मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये किसी वर्ग आयु ए को व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध भी है और पर्याप्त प्रतिबंध भी है। तो अपन इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि किसी वर्ग आयु ए को व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि उसके सारणी का मान 0 नहीं होता है। इसको अपन प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसका प्रूफ देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन इसका देखेंगे आवश्यक प्रतिबंध। सबसे पहले अपन इसका आवश्यक प्रतिबंध जो है वो सिद्ध करेंगे। दोनों ओर से सिद्ध करनी है पर मैं अपन एक बार वर्ग आयु ए को एक व्युत्क्रमणीय आयु मान के इसके सारणी का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 दिखाएंगे, और एक बार जो अपन वर्ग आयु ए की सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 मान के आयु ए को व्युत्क्रमणीय आयु दिखाएंगे। यानी इसको दोनों तरफ से क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन आवश्यक प्रतिबंध देखेंगे। आवश्यक प्रतिबंध में अपन क्या करेंगे? आयु ए को क्या मानेंगे? व्युत्क्रमणीय आयु मान के चलेंगे और इसके सारणी का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो अपन मान लेते हैं माना वर्ग आयु ए की व्युत्क्रम आयु बी है। अपन एक बार मान लेते हैं कि वर्ग आयु ए क्या है? व्युत्क्रमणीय आयु है। अगर ए कोई व्युत्क्रमणीय आयु है तो इसकी कोई व्युत्क्रम आयु होगी, तो अपन मान लेते हैं बी है। माना वर्ग आयु ए की व्युत्क्रम आयु क्या है? बी है। अतः व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से अपन पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि ए और बी परस्पर व्युत्क्रम आयु है तो अपन कह सकते हैं कि आयु ए और बी का गुणन और बी और ए का जो गुणन है वो इकाई मैट्रिक्स आई के बराबर होगा। अब अपन क्या करेंगे? यदि ए बी बराबर आई हो, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू आई। अपन दोनों तरफ मापांक लेंगे, दोनों पक्षों का क्या लेंगे? अपन मापांक लेंगे था सारणिक लेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई। मापांक किसको व्यक्त करता है? मैट्रिक्स के सारणी को। और अपन सारणी के गुणधर्म से भी अपन पढ़ा था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों के
दो वर्ग अवयवों के गुणन से प्राप्त अवयव की जो सारणिक होती है वो उन दोनों अवयवों की अलग अलग सारणिकों के गुणन के बराबर होती है। अर्थात अवयव ए और बी के गुणन से प्राप्त अवयव की जो सारणिक होगी वो अवयव ए की सारणिक इंटू अवयव बी की सारणिक के बराबर होगी, इक्वल टू 1। अपन जानते हैं कि किसी भी इकाई मैट्रिक्स की जो सारणिक होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब आपको पता है कि दो अवयव ए और बी की सारणिकों का गुणनफल इकाई के बराबर है। इसका मतलब अवयव ए का जो मान है, अवयव ए की सारणिक का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल 0 नहीं होता है तो उस स्थिति में दोनों क्या होती है, अशून्य होती है। दिस इंप्लाइज अवयव ए की जो सारणिक है उसका मान 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है। यही क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है। तो अपन इस प्रमेय को एक तरफ से सिद्ध कर लिया। अब अपन इसका क्या करेंगे, दूसरी तरफ से पर्याप्त प्रतिबंध सिद्ध करेंगे इसका। तो अब अपन लिखेंगे पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध में अपन क्या करेंगे, वर्ग अवयव ए की सारणी का मान, अपन ये मान के चलेंगे कि वर्ग अवयव ए की सारणी का मान क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और अपन वर्ग अवयव ए को व्युत्क्रमणीय अवयव दिखाएंगे। तो अपन मान लेते हैं, माना वर्ग अवयव ए की सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है। अपन एक बार मान लेते हैं कि वर्ग अवयव ए की जो सारणिक है उसका मान क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और अपन क्या दिखाएंगे, वर्ग अवयव ए को व्युत्क्रमणीय अवयव अपन दिखाएंगे। तो अपन अगर अवयव ए की सारणी का मान 0 नहीं है तो अपन मैट्रिक्स के गुणधर्म से पहले पढ़ा था कि किसी वर्ग अवयव ए, यदि अवयव ए की सारणी का मान 0 नहीं है तब अवयव ए तथा इसकी जो सहखंडज अवयव होगी जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से लिखते हैं, इनका जो गुणन होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये किसके बराबर होगा, ये अवयव ए की सारणिक तथा इसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स के बराबर होगा। अपन मैट्रिक्स के गुणधर्म में पढ़ा था कि किसी वर्ग अवयव और उसकी सहखंडज अवयव का जो गुणन होता है वो उस अवयव की सारणिक तथा उसी क्रम की इकाई अवयव के गुणन के बराबर होता है। तो अपन जानते हैं। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में अपन मोड ऑफ ए का भाग देंगे। तो नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में डिटरमिनेंट ऑफ ए का भाग देने पर, दोनों पक्षों में अवयव ए की जो सारणिक है जिसे अपन मापांक ए से लिखते हैं इसका भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में डिटरमिनेंट ए का भाग देने पर, तो इसका ये पर एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब इसका आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट। इसके आगे अपन कैसे करेंगे, आवश्यक प्रतिबंध सिद्ध कर दिया अपन, पर्याप्त प्रतिबंध चल रहा है। तो दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, सारणिक ए का अपन भाग देंगे। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू आई। ये अपने पास रिजल्ट आया। अब इसके कंपैरिजन आप ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई से किया जाए तो अपने को बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई रूप का है, जो कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई रूप का है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म किस रूप में है, ये ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई रूप का है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई फॉर्म में है, जहां बी बराबर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए।
जहां बी की जगह क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अपन जानते हैं कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई जब रूप प्राप्त होता है तो आयु ए और बी परस्पर व्युत्क्रम आयु कहलाती है। और आयु बी यदि आयु ए की व्युत्क्रम आयु है तो इसे ए इनवर्स से लिखते हैं। अतः इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां अपने को बी की जगह क्या है, बी की जगह ये मिल रहा है ये, और बी क्या है, आयु ए की व्युत्क्रम आयु है जिसको अपन ए इनवर्स से लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू आया ये, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ए बराबर आया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और चूंकि आयु ए की सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है इसलिए ये क्या होगा, परिभाषित होगा, यथार्थ ये मान क्या होगा, विद्यमान होगा। इसलिए ए की व्युत्क्रम आयु क्या होगी, विद्यमान होगी। अतः ए व्युत्क्रमणीय आयु है, अतः ए क्या होगी, एक व्युत्क्रमणीय आयु होगी, अर्थात ए की व्युत्क्रम आयु ज्ञात की जा सकती है। अतः ए एक व्युत्क्रमणीय आयु होगी। क्यों होगी, क्योंकि आयु ए की सारणी का मान 0 नहीं है इसलिए मान क्या होगा, परिभाषित होगा। और यह मान किसके बराबर होता है, यह वर्ग आयु ए की व्युत्क्रम आयु का मान होता है। तो इस प्रकार से अपन पर्याप्त प्रतिबंध सिद्ध कर दिया। तो ये दोनों तरफ से इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। अब अपन अगली प्रमेय लेते हैं, नेक्स्ट प्रमेय। चलो इसकी अगली प्रमेय लिखो, प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 क्या है, प्रमेय नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 देखो क्या है कि यदि ए एक तृतीय क्रम की, यदि ए एक तृतीय क्रम की वर्ग आयु हो तो यदि ए एक तृतीय क्रम की वर्ग आयु हो तो आयु ए तथा इसकी सहखंडज आयु का जो गुणन है अर्थात ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए ये बराबर होता है आयु ए की सारणिक तथा तृतीय क्रम की इकाई आयु I3 के गुणन के बराबर। यदि ए कोई तृतीय क्रम की वर्ग आयु हो तो आयु ए और इसकी जो सहखंडज आयु है इनका जो गुणन होगा वो आयु ए की सारणिक तथा इसी क्रम की अर्थात तृतीय क्रम की इकाई आयु के गुणन के बराबर होगा। इसका मान अब अपन इसको क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तृतीय क्रम की वर्ग आयु मान लेते हैं। तो माना a इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये अपन क्या ले ली, एक तृतीय क्रम की वर्ग आयु मान ली। माना a इक्वल टू दिस एक तृतीय क्रम की वर्ग आयु है। अपन क्या ले लिए, एक तृतीय क्रम की वर्ग आयु मान ली। जहां I3 क्या है, जहां I3 जो है वो तृतीय क्रम की इकाई आयु है, I3 क्या है, एक तृतीय क्रम की इकाई आयु है। अब अपन क्या करेंगे, इस आयु ए की सारणी के आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु ज्ञात करेंगे जिसको अपन Fij बड़े ब्रैकेट के अंदर Fij लिख करके व्यक्त करेंगे। तो ये Fij किसको व्यक्त कर रहा है, आयु Fij जो है वो आयु ए की सारणी के आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु को ज्ञात व्यक्त कर रहा है। और ये किसके बराबर होगा, देखो आयु ए से संबंधित जो सारणिक होगी मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 के अवयवों
के सहखंडों से प्राप्त जो अवयव होगी वो क्या होगी, अवयव A11 के सहखंड को लिखेंगे F11 से, ऐसे अवयव A12 के सहखंड को किससे व्यक्त करेंगे, F12 से, ऐसे अवयव A13 को F13 से, और अवयव A21 के सहखंड को किससे व्यक्त करेंगे, F21, ऐसे ही F22, F23, F31, F32, F33। तो अपन अवयव ए से संबंधित जो सारणिक है उसके अवयवों के सहखंडों से प्राप्त सारणिक ज्ञात कर ली। अब अपन क्या ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, दिस इंप्लाइज अवयव एफ आई जे की परिवर्त अवयव ज्ञात कर लेंगे। किसी भी अवयव की परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर अपने पास क्या अवयव प्राप्त होती है, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में बदलेंगे F11, F21, F31, ऐसे हो जाएगा F12, F22, F23, और ये हो जाएगा F12, F22, F32, F32। ऐसे तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बदलेंगे तो F13, F23 और F33, ये अपने पास है। अवयव एफ आई जी की परिवर्त अवयव अपने पास ये प्राप्त हुई। और ये क्या होती है, ये अवयव एक ही सहखंडज अवयव है जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से लिखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अवयव ए और इसकी जो सहखंडज अवयव एडजॉइंट ऑफ ए अपन प्राप्त करिए, इन दोनों का गुणन करेंगे। तो अब अवयव ए तथा इसकी सहखंडज अवयव का गुणन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अवयव ए लिखेंगे जिसके अवयव है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तो हो गई वर्ग अवयव ए। अब इनटू में लिखेंगे इसकी सहखंडज अवयव जो अपन अभी प्राप्त की है F11, F12, F13, F12, F22, F32 और F13, F23 और F33। अब अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स गुणन सिद्धांत से इन दोनों मैट्रिक्सों का अपन गुणन करेंगे। अपन पंक्ति से स्तंभ वाइज या स्तंभ से पंक्ति वाइज जब इनका गुणन करेंगे तो इनके गुणन से प्राप्त जो अवयव होगी उसको अपन अवयव ए की सारणी के रूप में लिखेंगे। अपन जानते हैं तृतीय क्रम की जब सारणी का मान निकाले थे अपन चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और उस स्थिति में पढ़ा था अपन, और सारणी के गुणधर्म में भी पढ़ा था कि सारणी की किसी पंक्ति के समस्त अवयवों को, सारणी की किसी पंक्ति के समस्त अवयवों तथा उनके संगत सहखंडों का गुणनफल तो सारणी के मान के बराबर होता है, और सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का गुणन जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अपन पहली जो सारणी है इसकी पहली पंक्ति को दूसरी सारणी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे। तो इसका पहले स्तंभ के जो अवयव है वो अवयव ए से संबंधित सारणी के अवयव के सहखंड के रूप में, तो अपन प्रथम पंक्ति के अवयवों का इस दूसरी सारणी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अवयव ए की सारणी के मान के बराबर हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। ऐसे अपन पहली पंक्ति के अवयव का पहली मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति के अवयवों का दूसरी मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति के संगत अवयव से गुणनों का योग करवाएंगे तो वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति के अवयव और इस मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ के जो अवयव है F12, F22, F23, तो ये क्या है, ये दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड है, और सारणी की किसी पंक्ति के अवयव समस्त अवयवों का किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयव से गुणनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये 0 आ जाएगा और ये 0, ऐसे यहाँ 0
और यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, ऐसे 0 0, ये अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जब इन दोनों अवयवों का गुणन करवाएंगे तो अपने पास जो प्राप्त अवयव होगी उसके अवयव ए की सारणिक के रूप में लिख दिए। अब अपन क्या करेंगे, इस पूरे अवयव में से डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास अवयव बच जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अवयव प्राप्त हो जाती है, जो क्या है, तृतीय क्रम की वर्ग अवयव है, जिसको अपन I3 से व्यक्त करते हैं। तो अपने पास रिजल्ट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। तो ये इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। अब अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अपन ये तो अवयव ए और इसकी सहखंडज अवयव का गुणन ज्ञात किया है, जो किसके बराबर आया, अवयव ए की सारणिक तथा तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स के गुणन के बराबर। अब अपन अवयव ए की सहखंडज अवयव और अवयव ए का गुणन ज्ञात करेंगे, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए का मान ज्ञात करेंगे, और वो देखते हैं उसका मान क्या आता है। तो अपन आगे चलते हैं। अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि अवयव ए की सहखंडज अवयव जिसे एडजॉइंट ए से व्यक्त करते हैं, तथा अवयव ए, इन दोनों का जो गुणन करवाएंगे वो भी किसके बराबर आएगा, अवयव ए की सारणिक तथा तृतीय क्रम की इकाई अवयव के गुणन के बराबर आएगा। जब अपन ऐसे गुणन करके देखेंगे, जिस प्रकार से ए और एडजॉइंट ए, इन दो अवयवों का गुणन अपन ज्ञात करके देखा है, वो किसके बराबर आया, अवयव ए की सारणिक तथा तृतीय क्रम की इकाई अवयव के गुणन के बराबर। इसी प्रकार से अवयव ए की सहखंडज अवयव तथा अवयव ए का जो गुणन आएगा वो अवयव ए की सारणिक तथा तृतीय क्रम की इकाई अवयव I3 के गुणन के बराबर आएगा। तो इसको अपन दे देंगे समीकरण 2। फिर अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या रिजल्ट आया कि अवयव ए तथा इसकी सहखंडज अवयव का गुणन जो है वो अवयव ए की सारणिक तथा इसी क्रम की इकाई अवयव I3 के गुणन के बराबर होता है, और अवयव ए की सहखंडज अवयव तथा अवयव ए, इनका गुणन भी इसके बराबर आता है। तो ये 1 और 2 से अपने पास ये रिजल्ट आ गया। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से अपन प्रमेय नंबर 2 को सिद्ध कर लेंगे। अब अपन क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म और हैं जो अपने को सीधे याद रखने हैं। वो क्या है, यदि ए तथा बी, यदि ए व बी दो समान क्रम की, यदि ए व बी दो समान क्रम, कोष्ठ में लिख लो माना n, यदि ए व बी दो समान क्रम या कोटि माना n की व्युत्क्रमणीय अवयव हो, तो यदि ए व बी दो समान क्रम अर्थात n क्रम की व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो नंबर एक पहला गुणधर्म है कि अवयव ए तथा इसकी सहखंडज अवयव का गुणन, और अवयव ए की सहखंडज अवयव तथा अवयव ए का जो गुणन है वो किसके बराबर आएगा, वो अवयव ए की सारणिक तथा इसी क्रम की अर्थात n क्रम की इकाई अवयव के गुणन के बराबर आएगा।
यदि ए और बी दो एन कोटि की व्युत्क्रमणीय वर्ग आयु हो, यदि ए व बी दो एन कोटि की व्युत्क्रमणीय वर्ग आयु हो तो आयु ए तथा इसकी सहखंडज आयु का जो गुणन है वो आयु ए की सारणिक तथा एन कोटि की इकाई आयु के गुणन के बराबर होगा। दूसरी गुणधर्म देखो कि आयु ए की सहखंडज आयु जो होगी, आयु ए की सहखंडज आयु की अपन दोबारा सहखंडज आयु ज्ञात करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आयु ए की सारणी की पावर n-2, आयु ए की सारणी की पावर n-2 इंटू ए के बराबर आएगा। यानी किसी भी वर्ग आयु की सहखंडज दोबारा लेंगे तो वो उस आयु की सारणी की पावर n-2 इंटू ए के बराबर आएगा। किसी n क्रम की वर्ग आयु की सहखंडज आयु लेने पर उसका जो मान आएगा वो उस आयु की सारणी की पावर n-2 तथा उस आयु के गुणन के बराबर आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो इस प्रकार से है कि एडजॉइंट ऑफ ए की पावर t, ए की परिवर्त आयु की जो सहखंडज आयु होती है वो आयु ए की सहखंडज आयु की परिवर्त आयु के बराबर होती है। यानी एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रांसपोज, अर्थात किसी वर्ग आयु ए की परिवर्त आयु की जो सहखंडज आयु होती है वो आयु उस आयु की सहखंडज आयु की परिवर्त आयु के बराबर होती है। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, अर्थात आयु ए और बी के गुणन की सहखंडज जो आयु होती है वो आयु बी की सहखंडज आयु इंटू आयु ए की सहखंडज आयु के बराबर होती है। तो ये कुछ 4-5 महत्वपूर्ण गुणधर्म और है कि यदि ए और बी दो एन कोटि की व्युत्क्रमणीय वर्ग आयु हो तो निम्न गुणधर्म सदैव सत्य होंगे। पहला है आयु ए और इसकी सहखंडज आयु का गुणन उसकी आयु ए की सारणी तथा एन कोटि की वर्ग आयु के गुणन के बराबर होगा, और वर्ग आयु ए की सहखंडज आयु का जो मान होगा वो आयु ए की सारणी की पावर n-2 इंटू ए के बराबर होगा, और आयु ए की परिवर्त आयु की सहखंडज आयु जो है वो आयु ए की सहखंडज आयु की परिवर्त आयु के बराबर होगा, और आयु ए और बी के गुणन की सहखंडज जो आयु होगी वो आयु बी की सहखंडज आयु इंटू आयु ए की सहखंडज आयु के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अपन ये गुणधर्म सारे देख लिए, 2 प्रमेय अपन देख ली व्युत्क्रम आयु से संबंधित, और ये 4 महत्वपूर्ण गुणधर्म और देख लिए, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना पर्याप्त। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें।